नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की बात सपना के साथ। और इस वक्त मैं हूं अगस्त मुनि में। हमारे साथ अभी देख रहे होंगे आप, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ऐश्वर्या रावत जी हैं, जिनको एक नई जिम्मेदारी मिली है उत्तराखंड सरकार द्वारा। राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, जो एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपको ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, राज्य स्तरीय जिम्मेदारी मिली है, तो किस तरह से देखते हैं आप इस जिम्मेदारी को? बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। और कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ तक इसको लेके जाऊँ, अभी इसी की हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे बहुत बड़ा मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है और मैं आगे देख रही हूँ, हम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इसमें जितना बेस्ट कर सकते हैं अपनी ओर से। जी, तो मैम, जैसे देखा जा रहा है कि पहाड़ों में भी अब महिला अपराध बढ़ रहे हैं, महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है, तो आपने कुछ सोचा है क्या, आपके दिमाग में है कि इसके लिए भी कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, महिलाओं का उत्पीड़न पहाड़ों में ही जी। नहीं, हर जगह ही है। लेकिन केवल वो केसेस बाहर आ पाते हैं, जी। चाहे अब कोई दुर्घटना हो जाए तब हमें पता चलता है, या बहुत कम केसेस हैं जो पुलिस तक आ पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि अगर उनके खिलाफ़ कोई चीज़ होती है तो उनको उसका विरोध करना आना चाहिए। मैं देखती हूँ कि आपने ये कहावत सुनी होगी कि जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। तो अगर वो इस चीज़ को सीख लें कि हमारे साथ जो गलत हो रहा है, हम पहले शुरुआत तो उनको ही करनी है, हम तो उनका साथ दे सकते हैं और हम देंगे भी। तो मेरा बस महिलाओं से ये कहना है कि अगर किसी भी लेवल पे आपको कहीं पे उत्पीड़न लग रहा है तो पहले आपको आके उसकी रिपोर्ट करवानी है और उसके खिलाफ खड़ा होना है, बाकी हम लोग सपोर्ट के लिए। जी मैम, जैसे देखा गया है कि राज्य भर में अनेक एकल महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, तो उनके लिए भी आपने कोई रणनीति सोची है, या ऐसा विचार कोई आपके दिमाग में हो कि नहीं, इनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो इनको कुछ सपोर्ट मिले, सहायता मिले, तो ऐसा कुछ? जीवन में सब परेशानियों के साथ साथ सबसे बड़ी, जब आप अकेले हो जाते हैं, जीवन साथी चला जाता है। हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं, बाहर घरों में रहती हैं। पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष ही कमाता है, घर चलाता है। पुरुष के जाने के बाद उन महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। तो हमारा पूरा फोकस है कि हम उनको ट्रेन करें, वो बाहर निकलें। और जैसे कि अपने क्षेत्र की बात बताऊं, केदारनाथ यात्रा है, यहाँ पे हमें इतनी ज़रूरत पड़ती है कुशल कारीगरों की, कुशल खाना बनाने वालों की, कुशल कार्य करने वालों की। तो मैं महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप आएँ, आप लगे। जैसे यहाँ पे अगस्त्यमुनि में भी आप देख रही हैं कि सरस करके जो ये नीचे महिलाएं चला रही हैं रेस्टोरेंट, तो ये बहुत अच्छा कर रही हैं और बहुत अच्छा कमा रही हैं। और महिलाएं तो किचन को वैसे भी बहुत अच्छा संभालती है। पूरा फोकस रहेगा कि वो निकलें, हम सहयोग करेंगे और हम उनके ससुराल वालों से भी उनको समझाएंगे कि इनका स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो मैम, जैसे कई प्रतिभाएं छुपी हैं गाँव में, बच्चों में हैं, महिलाओं में और लड़कियों में, लेकिन उनको एक मंच नहीं मिल पाता है। तो आप जैसे केदार घाटी से जुड़ी हुई हैं, यहाँ से आपको लगाव है, तो केदार घाटी की ही मैं बात करूँगी कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, बहुत बच्चे हैं, बहुत लड़कियाँ हैं, बहुत टैलेंट है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें भी आपका कुछ अलग सा योगदान या कुछ आप आगे बात लेके जाएंगी? जहाँ तक आप कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म है, तो मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। गांव की कई महिलाओं को मैं देखती हूँ जो यूट्यूबर्स हैं, आजकल तो रील भी बन रही हैं, घास काटते रील बन रही हैं, गौशाला में रील बन रही है। तो अब हमें उनका असली टैलेंट पता चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी प्रतिभा है जो चाहती है कि उनको बाहर नहीं उनका एक्सपोज़र हो पा रहा है, तो हम खड़े हैं, वो हमारे पास आएँ, हम उनको उनसे रिलेटेड जो फील्ड है वहाँ पे उनको प्लेटफॉर्म देंगे। जी, तो पूरे उत्तराखंड के लिए ही बड़ी खुशी की बात है, और ख़ास कर केदार घाटी के लिए बड़ा गर्व का, बड़ा गौरव का विषय है कि ऐश्वर्या रावत जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बीजेपी में मिली है। तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। जो क्या संदेश, क्या मैसेज आप देंगी कि मैं आज फिर आपके माध्यम से संदेश दूंगी कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए, लेकिन शुरुआत आपने करनी है।
किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार की उत्पीड़न हिंसा को ना सहें और आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। मेरा सौभाग्य जो मुझे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इतना महत्वपूर्ण विभाग दिया, और अब तो मैं महिलाओं के बीच में, मैं तो जिस दिन मुझे ये सूचना मिली कि मुझे महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना रहे हैं, उस दिन ही से मैं शुरू हो गई थी कि अब हम कैसे शुरू करेंगे इसको। और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने हम अपना हेल्पलाइन नंबर लेके आने वाले हैं और उसको हम प्रचार प्रसारित करेंगे। किसी भी महिला को किसी भी जगह कोई भी मदद चाहिए, आप उस नंबर पे हमसे संपर्क करेंगे और हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। जी, अपना चैलेंज आपको लगता है कि आने वाला है, क्या आप राजनीति को एक विरासत के रूप में आगे ले जाएंगी, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इसी फील्ड के लिए बनी हूँ? राजनीति से तो मेरा बचपन से ही नाता रहा है, जी। क्योंकि मेरी माताजी राजनीति में थी, वो 2 बार एमएलए रहीं, तो हम सारा काम हम ही संभालते थे, लेकिन वो भूमिकाएं पर्दे के पीछे होती थी। हाँ, डायरेक्ट आने में समय था और हम इसका प्लान भी कर रहे थे। मेरी माताजी मुझे एक अलग प्लेटफॉर्म में जिला पंचायत चुनाव में या और तरीके से मेरी एंट्री की तैयारी कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो चीज़ हो नहीं पाई। लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य का जो लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता। मेरा इस तरीके से माँ की मृत्यु के बाद राजनीति में पदार्पण होना मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन अब जब ये हो गया है तो जो लोगों का मुझे प्यार, अपनापन और सहयोग मिल रहा है तो मैं अभिभूत हूँ। और मैं डेफिनेटली अपनी माँ के सपनों को, जहाँ पे मेरी माँ चीज़ों को छोड़ के गई है, इससे कई कोस दूर तक उनका नाम रोशन करूँगी। जी, तो मैंने कई बार देखा, आपका इंटरव्यू देखा है कि आप बहुत भावुक हो जाती हैं। अब कितनी कमी आपको लग रही है कि यहाँ पे माँ होती तो मुझे ये गाइड करती, ऐसा कुछ आपको लगता है कहाँ पे? मैं अकेली बेटी हूँ, मेरे भाई बहन नहीं है, तो मेरी माँ मेरे लिए चट्टान की तरह थी। तो आप सोच सकते हैं एक अकेले बच्चे को उन्होंने किस तरीके से पाला पोसा होगा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि मेरे तक कोई भी आँच ना आए। अंतिम समय में जब वो मरने भी वाली थी तो जो लोग उनसे मिलने जाते थे तो वो यही कहते थे कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। उनका जाना एक मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मेरी खुशियाँ चली गई। मैं बता रही हूँ कि शायद मेरे समर्थक, मम्मी के समर्थक बहुत खुश होंगे, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वो दुख है और शायद समय के साथ वो भरे। और क्योंकि समय के साथ इंसान भरता है, लेकिन अभी भी वो घाव हरा है। और लेकिन हाँ, ये है कि अब मुझ में लग रहा है कि मुझे अपने अंदर की मुझ में मेरी माँ की छवि लोग देखते हैं तो जिम्मेदारी महसूस होती है। और बाकी ये तो अब ज़िंदगी भर का दुख है। इसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं है। तो ये थी हमारे साथ ऐश्वर्या रावत जी, जो कहीं पे भावुक हो जाती हैं और फिर भी वो जज्बा कि मुझे कुछ करना है अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने को जो जिम्मेदारी महिलाओं के प्रति मिली है तो उसको बिल्कुल एक उत्साह के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ निभाना है, अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल डट कर लड़ना है। तो ये ऐश्वर्या रावत जी थी। जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू।